Welcome back to your channel. That's name is Future Tutorial. अगेन मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ और इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीबीएसई का जो क्लास 10th है उसके लिए एक चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ आज। और पोएट्री सेक्शन में क्या है क्या नहीं है ये आप लोग जान रहे हैं, पूरा साल आपने पढ़ा है और इस बार के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने के लिए फिर से आपके साथ तैयार हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं आप अपने चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, जैसा कि आपने देखा लिखा हुआ हेडलाइन पे भी डस्ट ऑफ स्नो। मैं एक एक लाइन से लेके पूरा का पूरा इस पोएम का डिटेल बताने के लिए यहाँ आया हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए हूँ और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे, वैसे ही पसंद वैसे ही करेंगे और उनके लिए होपफुल है और बहुत ही लाभदायक रहेगा, उपयोगी रहेगा, यूज़फुल रहेगा उनके लिए जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022-23 के लिए, जो फरवरी में मार्च में जो इनका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन को मैं ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के समय में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की। और डस्ट ऑफ स्नो में क्या है समरी, राइटर पोएट क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पोएट का नाम जैसा कि आप जानते हैं, पोएट का नाम यहाँ पर रखा हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 9th में, याद होगा आप लोग को, एक चैप्टर पढ़ना था द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ये ऑलरेडी आप इनके बारे में जान रहे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। और इस बुक में जो आपका टेक्स्ट बुक है और जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर मैंने लिया है और उसमें जो चैप्टर है ये इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। एक चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा चैप्टर उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, उसको भी आप लोग जानते होंगे, फायर एंड आइस। 2 चैप्टर इन्होंने लिखा है, इन्होंने कंपोज किया है और इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और बहुत ही अच्छा, मतलब कि ऐसे तो इंग्लिश के बहुत सारे पोएट हैं जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, विलियम काउपर की बात करते हैं, ये लोग अपने आप में अद्वितीय हैं। वैसा ही कुछ टेस्ट ये अमेरिका से लेकर आते हैं और ये खुद अमेरिकन पोएट है, लेकिन इनकी कुछ पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे यहाँ पर कि इनके पापा इंग्लैंड से थे, न्यू इंग्लैंड से, और इनको थोड़ा सा इंग्लैंड वाला सोच भी है और थोड़ी सी सोच अच्छी है। और देखेंगे कि कैसे इन्होंने क्या चीज़ लिखा है। छोटा सा पोएम लिखते हैं लेकिन छोटी पोएम में बहुत बड़ी बातें लिख जाते हैं जो कि सेंसेशनल होती है, जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होती है। और आज का जो पोएम है उसके बारे में मैं तो आपको बता ही दिया, डस्ट ऑफ स्नो। ऐसा डस्ट मतलब हमारा शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका अर्थ क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, डस्ट मतलब धूल होता है और स्नो मतलब स्नो, हाँ जी, आइस की तरह जो पड़ता है बर्फ उसको बोलते हैं स्नो। तो ये डस्ट ऑफ स्नो हम यहाँ पर लेकर आए हैं और अब हम बात करेंगे आपको कि इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन क्या अर्थ है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डस्ट ऑफ स्नो की, डस्ट ऑफ स्नो में आपको ये पोएम की बात मैं कर रहा था, तो पोएम 2 स्टांजा की, मात्र 2 स्टांजा। 2 स्टांजा में इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है और इसमें देखेंगे कि स्टांजा 1 क्या कह रहा है। लाइन बाय लाइन हम पढ़ने की बात कर रहे थे, जैसे कि क्या कह रहा है देखते हैं कि द वी अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। छोटी सी बात है, ध्यान से सुनेंगे कि जिस तरह से जिस प्रकार से एक कौवा shook down on me, एक कौवा का है कुछ चीजें जो बोल रहा है यहां पर, shook down on me, मेरी तरफ कुछ चीजें गिराता है, कैसे, द
डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दो बातें यहां पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि मैं एक थोड़ा सा ड्राइंग करने की कोशिश करूंगा। देखेंगे कि अगर मान लो कि ये हमारा कोई ट्री है, समझेंगे हम लोग, क्योंकि ठंड प्रदेश में ऐसे ही ट्री होता है, कनफोर वगैरह का जो ट्री होता है ऐसे होता है, समझेंगे। और ये ट्री मैंने यहां बना रखा है, देख लेंगे आप लोग, ये ट्री है और इस पे बहुत सारे डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो पड़ा हुआ है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, बर्फबारी हो रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक दो इंसिडेंट होता है, यहाँ पर दो इंसिडेंट, इस लाइन में दो इंसिडेंट की बात किया गया है। एक इंसिडेंट है कि इसी पेड़ के नीचे राइटर, जो राइटर है वो जा रहा होता है। किस पेड़ के नीचे? हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री के नीचे राइटर खड़ा है या जा रहा होता है। तभी एक घटना घटती है। क्या होता है कि एक पक्षी जिसको हम लोग कौवा बोलते हैं, वो कौवा आता है और जब हमारी तरफ आकर इसके ऊपर, राइटर के ऊपर, इसके ऊपर आता है और आकर जो पोएट है उसकी तरफ आता है, तो उसकी तरफ नहीं आकर ये पेड़ पर आता है। और पेड़ पर आने की वजह से ये जिस तरह से पेड़ पे आता है, और पेड़ पे जैसे, कौन से पेड़ पे? हेमलॉक की ट्री पे। हेमलॉक के पेड़ पर जैसे ही आता है वो, वैसे ही वो क्या करता है, वैसे ही जैसे ये इस पर आकर बैठता है, और जैसे इस पर बैठता है तो इसकी डालियां, जो टहनियां हैं वो हिलती हैं, और हिलने की वजह से इस पे जो डस्ट पड़ा हुआ है, जो बर्फ पड़ा हुआ है, वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। सिंपल सी बात है, वो क्या करता है? पोएट के ऊपर गिर जाता है। क्या चीज गिर जाता है? आता है, क्या चीज गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो। कैसे गिरता है? जिस तरह से कौवा आकर पेड़ पर बैठता है, उसी पेड़ से डस्ट उड़कर मेरे ऊपर गिर जाता है। दो बातें यहां पर, दो इंसिडेंट दिया गया है। एक कौवा का आना और उसी समय पोएट का वहां पर खड़ा होना और उसके ऊपर डस्ट का गिरना। ये दो बातें यहां पर, दो इंसिडेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा हो? ये हमने बताया कि जिस तरह से, फिर से बात करेंगे कि जिस प्रकार से एक कौवा पेड़ के ऊपर आकर बैठता है, अब उस पेड़ पर से उसी प्रकार कुछ डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है। डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरता है? पोएट के ऊपर गिरता है। बस ये छोटी सी बात है। इसके बाद अगला स्टैंजा हम देखते हैं, वो स्टैंजा क्या है। तो जैसा मैंने बताया था आप लोग को कि स्टैंजा 1 में पेड़ पर कौवे का आना और उस पर बैठने की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो था वो पोएट के ऊपर गिर जाना, पहला स्टैंजा में पढ़े थे। इसकी इस दो घटनाओं की वजह से क्या हुआ था, क्या आगे की कहानी हुई है, वो हम स्टैंजा 2 में पढ़ेंगे, स्टैंजा 2 में पढ़ेंगे। लेट्स गो, व्हाट इज सेइंग दिस वन। सो देखिए क्या लिख रहा है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने, उस पे जैसे ही डस्ट मेरे ऊपर गिरा, मेरे ऊपर डस्ट पेड़ के ऊपर से जैसे ही गिरा, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। अचानक मेरा मूड चेंज हो गया, यार क्या हो गया यार, ऐसा। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ चीजें बचा लेता है, कुछ भाग बचा लेता है, कुछ हिस्से बचा लेता है। किस चीज का? ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मेरे नाराजगी भरे दिन थे, जो मेरे डिस्पेयर वाले दिन थे, उसमें से कुछ पार्ट मुझे नाराज होने से बचा लेता है। फिर से एक बात करेंगे, क्या बोल रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, मेरे मन को, मेरे दिल को क्या करता है? बदल देता है, बदल के रखता है। क्या चीज बदल के रखता है? वो जो बर्फ के टुकड़े या फिर डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है। किसके ऊपर? इस पोएट के ऊपर से गिरता है, पेड़ के ऊपर से। क्यों? क्योंकि कौवे ने गिराया होता है। उस कौवे की वजह से, उस क्रो की वजह से इसके ऊपर गिरता है, और गिरने की वजह से इसके हार्ट में, इसके दिल में, इसके मन में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेज हो जाता है, चेंजेज ऑफ अ मूड अचानक चेंज होगा। नहीं आज मूड नहीं है, बोलते हैं नहीं यार आज मूड नहीं है। ये मूड क्या होता है? इनर फीलिंग, समथिंग टू डू और समथिंग
नॉट टू डू, दैट इज द थिंग्स। तो बोल रहा है एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे कुछ हिस्से बचा लेता है। किस बात का भाई, किस बात का हिस्से बचा लेता है? उस चीज का जिस दिन मैंने उस दिन में जितना गुस्सा हुआ था, उस गुस्से वाले दिन में थोड़ा सा चेंजेस मेरे अंदर ला देता है। यही है इस पोयम का, स्टांजा का जो मीन्स भावार्थ है वो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर आप लोग को कि कहावत है हिंदी में कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप समझ रहे हैं कि जिस फीलिंग्स को नेचर नहीं बयां करता है, उस फीलिंग्स को हमारे पोएट बयां करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दे एड्रेस्ड मैनी थिंग्स विच वी कांट एक्सप्लेन बाय आवर नेचर, वी कैन ओनली मिसमराइज what they are going to say. This is the very goodness, and this is the very good things for the poet who derive the main things from the nature. कुछ नेचर जो हम देखते हैं, बोलते हैं देखने का नजरिया अलग होता है। आंखों से हम कुछ और देख रहे हैं, लेकिन पोएट कुछ और नजर से देखता है। वही चीज यहां पर आया है कि मैंने जैसे बताया आपको, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो चेंज करना है, जो बताना है आप लोग को कि एक और बात है यहाँ पर। एक तो ये जैसा कि ये स्टांजा में लिखा गया है, पोएम में लिखा गया है, और लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ के सुना दिया, लेकिन एक और निहित अर्थ है। कोई भी कविता, कोई भी चीज का शाब्दिक जो अर्थ होता है, उसके पीछे दो चीज होता है। एक तो डायरेक्टली कहा जाता है और एक इनडायरेक्टली आपसे कहा जाता है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या अंतर है ये आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन हैं, बहुत सारी मिथ्याएं भरी पड़ी हैं समाज में, जिस चीज को हटाने की जरूरत है। और कुछ वैसी ही चीजें यहां पर प्रयोग करने की कोशिश किया गया है, जहां पर सिंबलाइज करने की बात करते हैं। तो यहां पर जो सिंबलाइज किया गया है जो ट्रीज को, तो इसको बोला गया हेमलॉक ट्रीज है, इसको बोलता है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री मतलब यहां पर क्या चीज है? हेमलॉक ट्री जो होता है वो जहरीला कोई पेड़ है, अब शकुन का पेड़ है, ठीक है। और यहां पर कौवा का आना, कौवा काव काव बोलता है तो हम लोग बोल देते बैठ यार क्या बोल रहा है, काव काव, हटाओ इसको, भगाओ। अगर हमारे मुंडेर पर अगर छत पे ऐसे बोलने लगे कौवा, तो हम डांट देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो कौवे का और इस पेड़ का कुछ चीजें हैं जो मिथ्या जुड़ी हुई है। जैसे हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि अगर रास्ते में जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दे तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। ये इंडिया की बात है, कहीं कहीं माना जाता है ये चीज। और एक और चीज माना जाता है कि जो सियार होता है, सियार आप लोग जानते हैं, जो श्रृंगाल बोलते हैं या फिर जकाल बोलते हैं, तो अगर वो भी रास्ता काट दे तो लोग उसको अपशकुन मांगते हैं। मैंने बहुत सारे ड्राइवर को देखा है, व्हाट दे डू, दे स्टार्टेड क्रॉसिंग लाइक दिस वन, और फिर भगवान का नाम लेंगे या कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ देर के लिए रुक जाएंगे कि हमारे साथ अपशकुन ना हो। लेकिन मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि वो बिल्ली जो इंडिया में अपशकुन है, वही जापान में अच्छी है, हर घर में जापान में पाई जाती है। और इंडिया में भी अब तो लोग तो सोच बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और दुनिया अलग सी सोच रही है कि नहीं? तो वैसे ही कुछ यहां पर चीज चेंज लाने की कोशिश किया है पोएट ने। बोला कि लोग अब शकुन शकुन की बातें करते हैं। मैं गुस्सा में कहीं फ्रस्ट्रेटेड जा रहा था, मेरे ऊपर कौवे ने गिरा दिया और अचानक मेरा मूड चेंज हो गया। मैं गुस्सा था, अचानक मूड चेंज हो गया, यार चल कुछ पल के लिए ही मैं अपने मूड को चेंज किया, लेकिन चेंज तो किया। और उस खुशी के लिए, उस चीज के लिए, उस फीलिंग्स के लिए पोएट ये बात कहता है। छोटी सी बातें, छोटी छोटी लाइनों में बहुत बड़ी बातें कही जाती है, और बड़ी बड़ी लाइनों में कहीं छोटी छोटी बातें कही जाती है। ये पोएट का अपना स्टाइल है कहने का। तो ये बात है हमारी थी इस पोएम की स्टांजा वाइज आपका एक्सप्लेनेशंस, और क्या इसका निहित अर्थ था, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस वन, आई हैव टोल्ड यू, शेयर यू। और एक और बात बताते हैं यहां पर कि अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कि बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर दूंगा और आपसे कोशिश करूंगा कि आप लोग देखें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और कुछ चीजें यहां पर, एक चीज बताते चलूंगा आप लोग को कि यहां जो चीजें हैं आ जाता है कि इसमें राइम स्किल क्या है। राइम, ये राइम क्या होता है जानते हो? राइम मुझे आशा है कि सबको जब पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग को पता होगा, दे आर द वेरी ब्रिलियंट, वो किताबों से पढ़ रखे होंगे।
और राइमिंग स्किल होता है जैसे कोई गाना गा रहे हो हिंदी में, और हिंदी में गाते गाते उसका धुन जो अंतिम वाला पंक्ति होता है, अंतिम वाला लाइन होता है, उस लाइन को मैच कराया जाता है। कोई भी गाना का मैच जरूर कराया जाता है, और वैसे ही इसमें भी दोनों बात की जाती है। तो राइम स्किल जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लास्ट वाला वर्ड को मैच कराते हैं। ध्यान से देखो, हार्ट, इसको बोल रहा है पार्ट, पार्ट, हार्ट, पार्ट, तो जिससे बोलने में ऐसा लग रहा है कि एक जैसा है। दूसरा बोलता है मूड, क्या बोला, मूड और र्यूड, ये दोनों एक जैसा। तो ये अगर दोनों जब मैचिंग होगा, दोनों मैचिंग होगा तो शुरू से लेकर चलते हैं, इसको हम मानते हैं ए, जो ऊपर वाला चलेगा ए, दूसरा आएगा तो बी। अब इसको राइम स्किल क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब फिर से देखेंगे ए बी, फिर से ए बी, यानी कि क्या है, राइमिंग स्किल हो गया। इसमें राइमिंग स्किल क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा चलो ओके, ए बी, ये हो गया हमारा राइमिंग स्किल। इसमें अब एक और चीज बताते चलते हैं, यहां पर आता है पोएटिक डिवाइस। आगे हम आप लोग से बात करेंगे कि पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस क्या होता है। लिटरेचर में जो डिवाइस यूज किया जाता है, जो अलंकार यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस, और जो पोएम में यूज किया जाता है दैट इज द पोएटिक डिवाइस। क्लियर। तो पोएटिक डिवाइस हमारा यहां पर देखेंगे, पोएटिक डिवाइस क्या है। तो पोएटिक डिवाइस में हम बात करेंगे यहां पर कि अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें चेंजेस जो हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही है, उस पेड़ की वजह से हो रही है। कौन सी पेड़ की वजह से, हेमलॉक ट्री की वजह से। और हेमलॉक ट्री पर पड़ने वाले बर्फ स्नो की वजह से होता है, और स्नो को यहां एज अ पर्सोनिफिकेशन किया गया, पर्सन की तरह बोला गया। भाई तुमने मेरा मूड चेंज कर दिया यार, कैसा आदमी है तू। इस बात को हम बोलते हैं ना, कभी कभी किसी को बोलते हैं कि अरे यार तू तो मेरा मूड चेंज कर दिया, यार मुझसे बात मत करो तुम, यार आज मूड ठीक नहीं है, तूने मूड चेंज कर दिया, यार मैं तो कहीं और प्लान कर रहा था जाने के लिए। तो ऐसी चीज में मूड चेंज होना, तो मूड चेंज होने का मतलब कि इस स्नो की वजह से, इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से पोएट का भी मूड चेंज हो जाता है। तो जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में चेंज करता है, उसी तरह ये भी स्नो भी चेंज करता है। तो जब पर्सन, यानी कोई पर्सन करे, कोई पर्सन करे जो एक्टिविटीज, उसी तरह का अगर कोई निर्जीव थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स करे तो उसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। याद रखेंगे, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं। यानी कि राइम स्कीम आप समझ गए। और राइम स्कीम क्या है, ए बी, और डिवाइस क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है, पोएटिक डिवाइस इसमें है तो पर्सोनिफिकेशन है। कहाँ थोड़ा सा चीजें चेंज किया है। तो आज के लिए इतना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं, वो देखिए आप कि किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस तरह से एग्जाम में आते हैं, वो मैं बात करूंगा आप लोग से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।